अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग के अंदर जो टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी फास्ट ए। फास्ट ए जो टूल है ये ब्लास्ट से भी पहले डिज़ाइन किया गया था और ये सबसे पुराना जो है सबसे पहला जो है वो टूल अवेलेबल है हमारे पास। फास्ट ए का जो एब्रीविएशन लिया गया है वो फास्ट ऑल की वर्ड से लिया गया है और ये हमारे पास यूरोपियन डेटाबेस के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। फास्ट ए जो है वो इसकी स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट स्टेप है वो एक तरह से मिलता-जुलता भी है बास ब्लास्ट से। वो उसकी रीज़न ये है कि ब्लास्ट जो है उसका फर्स्ट स्टेप सीडिंग था जिसमें हम लोग वर्ड्स को फॉर्मेट करते थे। एक लॉन्ग प्रोटीन का सीक्वेंस है तो उसको हम लोग 3-3 रेसिड्यूज़ के अंदर ब्रेक करके छोटे-छोटे से स्ट्रेचेस बना लेते थे जिनको हम लोग वर्ड्स का नाम देते थे। इसी तरीके से ये जो फास्ट ए टूल है ये उन स्मॉल स्ट्रेचेस पहले बनाता है और उनको कपल्स के नाम से या कप्स के नाम से जो है ना वो डिनोट करता है और इसकी जो कपल्स हैं वो एज कंपेयर टू ब्लास्ट के वर्ड्स थोड़े से लेंथ के अंदर कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जैसे ब्लास्ट के केस में प्रोटीन जो थी वो 3 लेटर्स पर का एक वर्ड था, जबकि यहाँ पर जो है वो 2 लेटर्स का एक कपल है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए के केस में 11 रेसिड्यूज थे ब्लास्ट में, और जबकि यहाँ पर जो है वो 6 का जो है ना वो कपल्स है। अच्छा जी, फास्ट ए जो है हमारे पास हैशिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करता है ये कप्स बनाने के लिए। ठीक है, अब वो हैशिंग स्ट्रेटजी है क्या? सबसे पहला मेन, अगर हम लोग ब्लास्ट के एल्गोरिदम को डिवाइड करें तो वो 3 से स्टेप के अंदर जो है 3 से 4 स्टेप्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जिसमें सबसे पहला स्टेप है जी कि हैशिंग टेबल बनाना। हैशिंग टेबल क्या है? लेट्स से हम लोगों ने ये 2 सीक्वेंसेस हैं, इनको आपस में अलाइन करवाना है। इनको आपस में जो है वो देखना है कि कौन-कौन सा रीजन इनका जो है वो सिमिलर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। अब इस टेबल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? सबसे पहला जो कॉलम होगा, ये होगा जी अमाइनो एसिड का कॉलम। इसमें हम लोग 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट जो 2 कॉलम्स हैं वो सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के कॉलम्स हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन 20 अमाइनो एसिड्स की पोज़ीशंस को चेक आउट करेंगे कि वो सीक्वेंस 1 में कहाँ-कहाँ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अमाइनो एसिड एलानिन जो है वो सीक्वेंस 1 में फर्स्ट पोज़ीशन पर है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। सीक्वेंस 2 में वो 6th पोज़ीशन पर है तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे। सिमिलरली एस्पार्टेट जो है वो 5th पोज़ीशन पर है सीक्वेंस 1 में, जबकि जो है वो सीक्वेंस 2 में ये 4th पोज़ीशन पर अवेलेबल है। सो इस तरह से हम लोग जो है वो हर एक अमाइनो एसिड की पोज़ीशंस को मेंशन कर देंगे इन दोनों कॉलम्स के अंदर। जब ये दोनों पोज़ीशंस मेंशन हो जाएँगी देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट कॉलम की तरफ आएँगे जो कि है जी ऑफसेट कॉलम। ऑफसेट कॉलम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस 1 में से सीक्वेंस 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम लोग जो है वो एक स्कोर डिफाइन करते हैं। अब ये स्कोर हमें बताता है कि 2 रेसिड्यूज़ आपस में जो है वो कितने क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है। जिन रेसिड्यूज का ऑफसेट स्कोर सेम है या क्लोजेस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ग्रे हाइलाइटेड रेसिड्यूज है डी, पी एंड एस, ये जो है इनका ऑफसेट जो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रेसिड्यूज जो है वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब वाक़या है। तो इसी बेसिस के ऊपर फिर हम लोग जो है वो इनकी अलाइनमेंट करेंगे और इनको जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अब जिन-जिन रेसिड्यूज़ का ये ऑफसेट सेम आता है, उनको 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर जो है ना वो डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट करवा दिया जाता है। छोटी-छोटी स्मॉलर जितनी भी रेसिड्यूज़, जितने भी रीजन्स आएँगे जिनके ऑफसेट्स करीब आ रहे हैं और ये सेम आ रहे हैं, उनको हम लोग जो है ना वो स्मॉलर डायगोनल लाइन से जो है वो शो करवा देंगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर इन स्मॉलर डायगोनल लाइन्स को हम लोग दोबारा से जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के थ्रू, लाइक नेबर जॉइनिंग मेथड जो है उस स्कोर के थ्रू इन शॉर्ट सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे और सिंगल अलाइनमेंट की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सो इस केस में क्या होगा कि इस स्टेप के अंदर हमारे पास ये जितने छोटे-छोटे से रेसिड्यूज़ हैं, ये छोटे-छोटे से सेगमेंट्स हैं, वो एलिमिनेट हो जाएँगे और सिर्फ़ हमारे पास रिफ़ाइन होने के बाद कुछ निस्बतन लॉन्गर जो है वो स्ट्रेचेज़ आएँगे। फिर इन लॉन्गर स्ट्रेचेज़ में से जो
सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे जो रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास अलाइनमेंट आ रही होगी, उसको हम लोग स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो फाइनलाइज करेंगे और एक सिंगल फाइनल अलाइनमेंट जो है वो हम लोग रिजल्ट के तौर पर शो करवा देंगे। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो फास्ट ए मेथड के थ्रू डेटाबेस को सर्च करके एक सिंगल फाइनल अलाइनमेंट जो है वो रिजल्ट में लेकर आते हैं। अच्छा, इसके बाद जब वो एक फाइनल अलाइनमेंट आ गई है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम लोग उसको स्टैटिस्टिकली एवेल्युएट कर लें, जस्ट लाइक ब्लास्ट। ब्लास्ट में भी स्टैटिस्टिकल एवेल्युएशन की जाती है और ई वैल्यूज और बिट स्कोर जो है वो फाइंड किए जाते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही ई स्कोर और बिट स्कोर फाइंड किए जाते हैं। लेकिन ये ई वैल्यू के साथ साथ जो है ना वो एक न्यू जी स्कोर भी हमें प्रोवाइड करता है। और ये जी स्कोर एक्चुअली है क्या कि डेटाबेस सर्च के जो मीन स्कोर्स हैं उनसे कितनी डेविएशन है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस को जो है वो शो कर रहा है। सो जितनी ज़्यादा जी स्कोर हाई होगा उतना ही जो है वो सिग्निफिकेंटली होमोलॉग्स रिलेशनशिप में होंगे दो सीक्वेंसेस। इसी तरीके से ये हमारे पास रेंज है, अगर वो 5 से 15 के दरमियान में है तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो होमोलॉग्स होंगे। लेकिन अगर मोर देन 15 है तो वो मस्ट जो है वो होमोलॉग रिलेशनशिप में होंगे। लेकिन अगर लेस देन 5 है जी स्कोर तो इट्स हाईली अनसर्टेन कि वो होमोलॉग रिलेशनशिप में होंगे। हो सकता है कि वो रैंडम जो है वो सिमिलैरिटी के बेसिस पर सामने आ गए हों। ब्लास्ट की तरह इसके भी वेरिएंट्स हैं, लेकिन ब्लास्ट जितने ज़्यादा वेरिएंट्स इसके नहीं हैं। ब्लास्ट फास्ट एक्स है हमारे पास, जो कि आपकी ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनए या सीडीएनए को एज ए क्यूरी के तौर पर लेता है और देन ये सर्च करता है प्रोटीन डेटाबेसिस को और आपको रिजल्ट के अंदर आपके डीएनए के सीक्वेंस से सिमिलर या एक्सपेक्टेड जो प्रोटीन्स हैं वो सामने रिजल्ट्स के अंदर आउटपुट की फॉर्म में देता है। सिमिलरली टी फास्ट एक्स है, जो कि हम लोग जिसमें हम लोग प्रोटीन क्यूरी को सबमिट करवाते हैं और वो डीएनए के डेटाबेस को सर्च आउट करता है, ट्रांसलेटेड डीएनए के डेटाबेस को सर्च आउट करता है और हमें रिजल्ट के अंदर आउटपुट में डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। सो अगर हम लोग कंपैरिजन करें इस फास्ट ए टूल को ब्लास्ट के साथ, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो सीडिंग स्टेप है। सीडिंग स्टेप में हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया कि ब्लास्ट जो है वो वर्ड एल्गोरिदम के ऊपर बेस कर रहा है, वो वर्ड बना रहा है, जबकि ये फास्ट ए जो है वो कपल्स की फॉर्म में या कप्स की फॉर्म में जो है वो शॉर्ट स्ट्रेचेस बना रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ये फास्ट ए जो है ये स्मॉलर विंडो साइज को स्कैन करता है और स्मॉलर विंडो साइज को स्कैन करने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है ब्लास्ट से, और इस वजह से ये जो है वो ब्लास्ट से स्लोअर हो जाता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी और टाइम के ऊपर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी किसी भी डेटाबेस के सर्चिंग टूल के लिए। सो ब्लास्ट हमें जो है उसका ये एक एडवांटेज है कि ये हमें मल्टीपल बेस्ट स्कोरिंग अलाइनमेंट्स देता है। ये सिर्फ हमें फाइनल में फास्ट ए की तरह से सिंगल फाइनल अलाइनमेंट नहीं देता, बल्कि हमें मल्टीपल जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे हमें जो है वो फाइनल रिजल्ट्स को मज़ीद जो है वो मैनुअली स्कैन करके उस हाईली सिमिलर स्कोर को फाइंड आउट करने, हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। सो ये था हमारे पास फास्ट ए सीक्वेंस। इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं डेटाबेस से सीक्वेंसेस को निकालने के लिए। होप्स हो के आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियरेंस हो रही होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। योर फीडबैक इज़ हाईली हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।